हे गाइस, हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्कैर्सिटी क्या होती है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है और एक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम होती है एक पर्टिकुलर एरिया का, जो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, उनकी वजह से जो वहाँ के पर्सन्स को एक लाइवलीहुड, एक इनकम अर्न करने का मीन्स प्रोवाइड करती है। फिर हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं या इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों एमर्ज हुआ। इसका मेन रीज़न है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारी जो नीड्स और जो डिज़ायर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं इन कंपेयर टू आर रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इनको हम इस चीज़ से भी पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में कि कभी किसी रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू देयर सप्लाई, तो हम उसे स्कैर्सिटी बोलते हैं। रिसोर्सेज सिर्फ स्कैर्स ही नहीं होते हैं, उनके अल्टरनेटिव, उनके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। जैसे एक लैंड है, लैंड को हम बिल्डिंग बनाने, कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट इकोनॉमिक गेन हमें मैक्सिमम हो। इकोनॉमिक गेन माइक्रो और मैक्रो लेवल पे अलग अलग होता है। माइक्रो लेवल पे होता है जब एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और प्रोड्यूसर को एक प्रॉफिट मिले मैक्सिमम। और हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि फास्टेस्ट पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज हो। हमने फिर हमारे माइक्रो और मैक्रो की डिफरेंस देखा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या फर्म, और मैक्रो लेवल हम लोग देखते हैं पूरे इंडस्ट्री के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे। फिर हमने देखी थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वो क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि एक प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे और किसके लिए प्रोड्यूस करे। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने दो चीज़ें देखी थी कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने देखा था कि क्या टेक्निक यूज़ करे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करे। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने देखा था कि वो रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करे, पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के। इकोनॉमी किस लेवल पे आकर अपना जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रही होती है, एक अच्छे ग्रोथ लेवल पे होती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हर डिफरेंट इकोनॉमीज़ के लिए डिफरेंट होते हैं। हम इनको ब्रीफली 3 इकोनॉमीज़ में डिवाइड करते हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स अपनी मर्ज़ी से सब कुछ डिसाइड करता है, या फिर हम कह लें कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करता है। जिस चीज़ की डिमांड होती है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर देगा हाई प्राइस पे, तो फिर क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। सेंट्रली प्लान्ड में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, गवर्नमेंट सब डिसाइड करती है, उसके अंदर गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का होता है कि कुछ एरियाज़ में प्रोड्यूसर का होता है, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट उसके अंदर अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। हम इन्हें थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट है हमारा मार्केट इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड। प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इनका मेन बेसिस होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। जिस चीज़ की डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी तो फिर
प्रोड्यूसर उसी को प्रोड्यूस करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझेगा ताकि उसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, वो उसको हाई प्राइस पे सेल कर सके। हम देखते हैं कि वो कैसे ढूंढता है हर क्वेश्चन का आंसर। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो क्या करेगा कि जो गुड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है और जिसकी सप्लाई कम है उसको प्रोड्यूस करके हाई प्राइस पे सेल करेगा और उसे हाई प्रॉफिट अर्न करेगा। जैसे एक प्रोड्यूसर का मैक्सिमम जो मेन मोटिव होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कि वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। उसका मेन मोटिव है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम रहे जितना हो सकता है, तो वो कोशिश करेगा कि लेबर इंटेंसिव यूज़ करे और एक कुछ ऐसी मशीनरी भी यूज़ कर ले, उनका कॉम्बिनेशन ऐसा करे कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उसको कॉस्ट भी बहुत कम पड़े, सो दैट प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो फॉर श्योर है कि जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा यही सोचेगा कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोड्यूस करे कि वो हाई प्राइस पे उसे सेल कर सके, और वो ऐसे सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा जो हाई प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, मींस रिचर सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जैसा हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर रोल होता है। डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, whom एंड फॉर whom हाउ टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। या तो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है या फिर गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो हायर ऑफिशियल्स, वो डिसाइड करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे ढूंढती है, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे ढूंढती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे कि हम जानते हैं कि उसका जो मेन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है, तो गवर्नमेंट नेसेसिटी गुड्स को प्रोड्यूस करना ज़्यादा प्रेफर करेगी। क्योंकि नेसेसिटी गुड्स फॉर पुअर सेक्शंस, क्योंकि उसे प्रोड्यूस करेगी तो जो पुअर सेक्शन है उनको नॉर्मल एक लेस प्राइस पे उनको हर चीज़ अवेलेबल होगी एडिक्वेट क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट मेन प्रेफर करेगी कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर सके, कम कर सके जितना वो कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं वो होम टू प्रोड्यूस। हमने देख लिया कि वो पुअर सेक्शन के लिए ही प्रोड्यूस करेगी, इवन कि जब वो प्रोडक्शन कर रही है गवर्नमेंट उसको प्रॉफिट नहीं दे रही, वो लॉस में भी उसको करेगी ताकि जो अपना पुअर सेक्शंस के लिए उनको एक अच्छी लाइफ, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके। हमारा थर्ड इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो मार्केट इकोनॉमीज होती हैं और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज के मेरिट्स को हम ऐड कर देते हैं या शेयर करते हैं। ये दोनों कैसे होता है, कुछ एरियाज़ में प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं कि वो अपना डिसीज़न लें ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, और कुछ एरियाज़ में सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करती है। हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडिया में प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड स्टील ताकि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, क्लॉथ प्रोड्यूसर्स हैं, वो फ्री हैं कि वो कितना प्रोड्यूस करें, किस प्राइस पे प्रोड्यूस करें, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। बट रेलवेज अभी भी मोनोपोली है गवर्नमेंट की, ताकि जो नॉर्मल पुअर सेक्शंस हैं, इवन जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, उनको भी एक रीजनेबल रेट पे ट्रांसपोर्ट कर सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है इसे। ये होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ऐसा कर्व होता है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है कि हम हमारे गिवन रिसोर्सेज, गिवन इनकम से कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज से हम कितनी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा इसके अंदर अजम्पशन होता है कि हम दो ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है हम फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो हमारी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं
हमारी जो मशीन्स वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, हम कुछ नया इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। हम इसे डायग्राम और टेबल के थ्रू समझते हैं। जब प्रोड्यूसर सिर्फ अपनी जो उसके पास एक लैंड है, लैंड के ऊपर वो सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रहा है अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ, तो वो 100 लाख टन्स वीट की प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो राइस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब वो चाहता है कि अपनी जो राइस है कि वो राइस भी प्रोड्यूस करे उसी लैंड पे, तो वो क्या करेगा, राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा। 10 लाख टन्स उसने राइस की प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ की तो उसकी वीट की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि उसे कम करनी पड़ी, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसकी जो लैंड है उसकी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उस पर वीट भी प्रोड्यूस कर सकता है और वो राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे जैसे वो अपनी राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा 10, 20, 30, 40 लाख टन्स में, वैसे वैसे उसकी वीट की जो प्रोडक्शन होएगी वो कम होती जाएगी। इसे हम देख सकते हैं अपने डायग्राम के थ्रू भी। जो F पॉइंट हमें शो हो रहा है डायग्राम में वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, मतलब इससे बाहर जब PPC कर्व है हमारा AE, PPC कर्व के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है उसे हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होता है जो हम अटेन नहीं कर सकते हैं, हमारे गिवन रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होते हैं जो PPC के ऊपर आते हैं, जैसे A, B, C, D और E, या फिर कोई भी पॉइंट A से E के PPC के जो अंदर आएगा उसे हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब हम गिवन रिसोर्सेज के साथ ये कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट हम अचीव कर सकते हैं हमारे गिवन रिसोर्सेज के साथ। हमारा अब हम देखते हैं कि क्या PPC शिफ्ट कर सकता है। यस इज़ द आंसर। जब वो रिसोर्सेज में चेंजेस आए, जब रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं तो हमारा PPC राइटवर्ड शिफ्ट होता है, AB से A1 टू B1 राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ़्ट टू राइट, जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं। वाइसा वर्सा व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज, जब हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो हमारा जो PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, AB टू A1 B1 इन द राइट साइड जो मैप वो दिया हुआ है डायग्राम, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि PPC की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, PPC कैसा होता है, क्या फीचर्स हैं। PPC स्लॉप्स डाउनवर्ड, ये हमने देखा हमारे पहले डायग्राम्स में कि जो PPC है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लॉपिंग है। ये क्यों है? इट इज़ बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये फुल और एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया है हमने रिसोर्सेज को। जब हम एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था जब हम राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी वीट की प्रोडक्शन कम होती जाती है, इसीलिए क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव हैं। इस रीज़न की वजह से जो हमारा PPC है वो स्लॉप्स डाउनवर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी है PPC कर्व इज़ कनकेव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। PPC कनकेव क्यों है? क्योंकि रिसोर्स यूज़ स्पेसिफिक है, रिसोर्सेज का एक स्पेशलाइज यूज़ होता है। एक PhD इन इकोनॉमिक्स है, हम उसे पढ़ाने नहीं लगा सकते कि आप फिज़िक्स पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो यूज़ स्पेसिफिक है, वो एक स्पेशलाइज नॉलेज है, उसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मोस्ट रिसोर्सेज आर ऑलरेडी एंगेज इन देयर स्पेशलाइज्ड यूजेस। जब वो स्पेशलाइज्ड यूज़ में कोई रिसोर्सेज लगे हुए हैं, अगर हम उन्हें वहाँ से हटा के कोई और जगह पे शिफ्ट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी फॉर श्योर सफ़र करेगी, उनकी एफिशिएंसी कम होगी। बिकॉज ऑफ राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट और राइजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी वजह से मेन हमारा रीज़न क्या है? PPC कर्व इज़ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका रीज़न ये है कि PPC कनकेव क्यों होता है? MOC की वजह से, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से।
अब हम देखते हैं क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन? अगर एमओसी या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर कांस्टेंट होता है तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं कि जब रिसोर्सेज यूज़ स्पेसिफिक ना हो, वो ऑलरेडी हर जितने भी उसके यूज़ हैं वो हर यूज़ में इक्वली एफिशिएंट हो, तो ये चीज़ पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें हमारा जो पिछला हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है, अब तक का मैटर पढ़ा है, वो हमें उसका बेस क्लियर है या नहीं। इफ़ फ्री मेडिसिन गिवन टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल इज़ नॉट अ स्कैर्स कमोडिटी। जो हमें फ्री मेडिसिन मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को, क्या वो स्कैर्स है इस वजह से वो फ्री है? इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये मेडिसिन हमें भले ही ज़ीरो प्राइस पे मिल रही है, लेकिन ये स्कैर्स है क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको अगर मैं कहीं बाहर अगर उसको मैं सेल करती ये मेडिसिन को, तो मुझे ऑब्वियसली उसका एक रीज़नेबल प्राइस मिलता। इस वजह से अगर किसी भी कमोडिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, भले वो ज़ीरो प्राइस पे ही क्यों ना मिल रही हो, तो स्कैर्स नहीं है। अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने नई टर्म पढ़ी अभी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज असेंशली अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मतलब हमने बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमने कोई चीज़ अडॉप्ट की, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, हमने सेकंड ऑप्शन नहीं चूज़ किया क्योंकि वो हमें लेस बेनिफिशियल था, तो सेकंड ऑप्शन जो हमें लॉस हुआ सेकंड ऑप्शन का, फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करने की वजह से, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करने की क्या कॉस्ट पड़ी मुझे? सेकंड, तो वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मैन मेड रिसोर्सेज हों या नेचुरल रिसोर्सेज, सब के सब स्कार्स होते हैं इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब अपॉर्चुनिटी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन थे कि हायर स्टडीज़ करूँ मैं आगे या जॉब करूँ। अब मैंने प्रेफर किया कि मैंने हायर जॉब को प्रेफर किया, मैंने हायर जॉब ऑप्ट किया, तो जॉब तो मैंने नहीं की, फर्स्ट ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया हायर स्टडीज़, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की। अगर मैं जॉब करती तो मुझे कुछ सैलरी मिलती, कुछ इनकम होती, तो वो क्या थी? अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ अ रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई इज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। कि मैं जैसे जैसे एक एडिशनल गुड y का x का इंक्रीज़ करती हूँ, y का मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी होता क्या है? एमओसी को हम स्लॉप ऑफ पीपीसी भी बोल सकते हैं। इसे हम डायग्राम और टेबल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक प्रोड्यूसर के पास व्हीट है, क्लोथ है। प्रोड्यूस कर सकता है वो, क्लॉथ भी प्रोड्यूस कर सकता है और व्हीट भी। जब वो अपना गिवन इनकम अपनी यूज़ करता है, जब उसने अपनी सारी इनकम व्हीट प्रोड्यूस करने में लगा दी, तो उसको 100 kg व्हीट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन वो क्लॉथ नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था क्योंकि उसके जो सारे रिसोर्सेज थे वो व्हीट पे ही ख़त्म हो गए। तो वो कौन से पॉइंट पे था? ए पॉइंट पे था। साथ साथ टेबल भी देखते जाएं। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस टाइम हमारी 0 थी। सेकंड, जब वो अपनी व्हीट की प्रोडक्शन थोड़ी कम करेगा और अपनी जो व्हीट से जो बचा, मान लो उसको 10 kg जो उसके व्हीट पे लगने वाले थे, वो उसने रुपीज़ लगा दिए क्लॉथ प्रोड्यूस करने में। क्लॉथ उसने 25 मीटर्स प्रोड्यूस किया। उसे क्लॉथ का गेन कितना हुआ? पहले हम ये देखते हैं कि एमओसी का फॉर्मूला होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस ओवर गेन। हमारा लॉस कितना हुआ व्हीट का? 10 kg का। और गेन कितना हुआ क्लॉथ का? 25 मीटर्स का।
तो 10 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 0.4। हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई 0.4। अब हम जब वीट का प्रोडक्शन और थोड़ा कम करते हैं, 90 से 70 पे आते हैं, जब हमारा कम हुआ तो हमारे जो 20 केजीज़ के जो हमने उस पर लगाने थे रुपीज़, वो हमने क्लोथ में और ऐड कर दिए, क्लोथ प्रोड्यूस करने में। तो क्या हुआ, हमारे क्लोथ की जो हम 50 मीटर क्लोथ प्रोड्यूस कर पाए, तो हमारा गेन कितना हुआ 25, और हमारा लॉस कितना हुआ वीट का 20। तो हम लोग वापस से एमओसी कैलकुलेट कर सकते हैं। गेन, लॉस ओवर गेन 20/25, तो हमारा एमओसी कितना आया 0.8। फिर हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ क्लोथ, जैसे जैसे मैं क्लोथ का अपना एडिशनल ऐड करूँगी यूनिट्स में, तो मार्जिनल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज बिकॉज ऑफ sacrifice made by wheat for every additional unit of cloth produced. Thank you. We have completed this topic. In the next topic, we will discuss consumer equilibrium in utility analysis. Okay, thank you. Please like